तो यहाँ हमारा बाकी है हाइपोथैलेमस जो है उसके हॉर्मोन्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस के पास स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन है जो केमिकल्स बनाते हैं। ये रहे वो न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स केमिकल्स बनाते हैं और फिर न्यूरॉन्स की छोटी छोटी जो पाइप्स होती है, लंबी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम लोग कहते थे एक्सॉन। अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो ये जो जा रहे हैं ना वो सारे एक्सॉन से, ये जो एक्सॉन से वो पहुंचते हैं आगे की तरफ, और जहां वो खत्म होते हैं, उनकी नर्व एंडिंग जहां होती है, यहाँ पर ये क्या हो गए, खत्म हो गए। देखो तो एग्जैक्टली इस जगह की हम बात करें तो वहां उनकी नर्व्स जो है वो एंड हो चुकी है, वहां से उसे रिलीज कर दिया जाता है। अगर इस चीज को आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। 2 मिनट, इसे अगर जूम कर सकते हैं तो हम लोग जूम करते हैं। हम्म तो अब आप लोग यहाँ देखिए, और यहाँ आपको एक चीज क्लियर दिख रही होगी, वो ये कि नव यहाँ एंड्स कर रहे हैं, और जो नव आपको ग्रीन कलर की और आपको दिख रही है वायोलेट कलर के एक्सॉन्स वाली, उनको देखिए कि वो रेड कलर की ब्लड कैपिलरी जो है, रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ब्लड को ले जाने वाली वेसल्स है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनकी जो नर्व एंडिंग से वहां पर क्या होता है, वो न्यूरॉन से बने केमिकल्स ये रेड कलर की दिखने वाली ब्लड कैपिलरीज में डाल दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, तो फिर देखो ये आपने जूम करके देख लिया, अब यहाँ एग्जैक्टली यहाँ वो चीज दिख रही है हमें, और फिर वो ब्लड में मिल गए। इन दोनों ने ऐसा किया, अपने केमिकल्स ये रेड कलर की ब्लड को ले जाने वाली सिस्टम को दे दिया, जिसे हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ब्लड ले जाने वाली कैपिलरी है जिसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ये उसे दे देती हैं। और यहाँ खास हमें ये देखना है कि देने के बाद होता क्या है, तो वो ब्लड को लेकर आगे यहाँ पहुंचती है, कहाँ, तो अब आपका ब्लड यहाँ जाएगा। तो कुछ ऐसा हुआ, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज पहुंची यहाँ, क्या लेके आई है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इन्होंने अपने एक्सॉन से केमिकल को बनाया बनाया उन्होंने हेड की तरफ, एक्सॉन से शिफ्ट किया और डाल दिया कैपिलरीज के अंदर। और अब ये कैपिलरी जो हॉर्मोन्स है उसे लेकर पहुंच रही है एंटीरियर पिट्यूटरी तक। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ये रही। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, जैसे आपने देखा कि एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस अपने न्यूरॉन से बनाए हुए केमिकल्स को पहले इन कैपिलरी में डालता है, फिर ये कैपिलरी पहुंचती है एंटीरियर पिट्यूटरी तक वो हॉर्मोन्स को देने के लिए। पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें ऐसा नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि हार्मोन से निकले हुए स्ट्रक्चर सीधा उसमें घुस गए। देखो यहाँ से जो थ्रेड निकल रहे वो डायरेक्टली एंटर हो रहे हैं, यहाँ से जो भी एक्सॉन्स निकल रहे हैं वो ब्लड में कुछ नहीं भेज रहे, सीधा एंटर हो रहे पिट्यूटरी में डायरेक्ट। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन सीधा ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरॉन के एक्सॉन्स बहुत लंबे हो जाते हैं और वो सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच जाते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को खुद डायरेक्टली ही कंट्रोल कर लेते हैं, सीधे हॉर्मोन्स बना के डायरेक्ट ही पिट्यूटरी के सेल्स को पहुंचा देते हैं। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है कि हार्मोन्स पहले ब्लड में जाते हैं हाइपोथैलेमस के, और फिर वो ब्लड आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। तो दोनों में मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, दोनों में ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा अलग है, आप ऐसा कह सकते हैं। जो ये फिगर में आपको बहुत क्लियर दिखाया है, यहां तक का जो फंक्शन था या स्ट्रक्चर था, हॉर्मोन्स थे वो हाइपोथैलेमस के थे।
हाइपोथैलेमस के बाद आई पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि बॉडी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड का कंट्रोल इसी के हाथ में है, पर इसका खुद का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के हाथ में है। इसलिए इसकी एनाटॉमी देखते हैं, इसका लोकेशन देखते हैं। लोकेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, आपको याद हो तो शेला टर्शिका में। लोकेशन में आपको अभी वापस बताता हूं। ब्रेन जिस बोन से प्रोटेक्टेड है, खोपड़ी कहते हैं, स्कल कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, उस क्रेनियम में एक खड्डा है, कैविटी है, जिसका नाम भी है सेला टर्शिका। वहां आई हुई है पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी एक स्टॉक के जरिए, देखो ये स्टॉक, इसके जरिए कनेक्टेड है किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी हुई है। हाइपोथैलेमस है और उसके साथ पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है इस स्टॉक के जरिए। अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एडिनो हाइपोफिसिस, जहां आपको याद रखना है कि हाइपोफिसिस का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ही होता है। हाइपोफिसिस मतलब पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक एडिनो, दूसरा न्यूरो, क्योंकि हाइपोफिसिस मतलब तो पिट्यूटरी होता है। एडिनो हाइपोफिसिस, न्यूरो हाइपोफिसिस। अब कौन सा एडिनो है, कौन सा न्यूरो है? तो देखो, ये न्यूरो हाइपोफिसिस है। इसका नाम न्यूरो हाइपोफिसिस इसलिए थे, याद करो, क्योंकि इसे सीधे हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो न्यूरॉन्स थे वो डायरेक्टली क्या करते थे? अप्रोच करते थे। इसीलिए अब जो बच गया ये हिस्सा, इसे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफिसिस। अब यहाँ पर पार्ट है, एडिनो हाइपोफिसिस है ना, उसका ये पार्ट पार्स डिस्टालिस या एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना जाएगा। ये पार्स एंटीरियर लिखा है, वही पार्स डिस्टालिस है। पार्स पार्ट से आया वर्ड है, डिस्टल मतलब जो दूर है ऐसा पार्ट, क्योंकि ये बेस है पिट्यूटरी का। और ये जो पोर्शन है वो बेस से काफी दूर है, इसलिए हमने इसके लिए डिस्टल मतलब दूर है सेंटर से, उससे वर्ड बना डिस्टालिस। इसका दूसरा नाम एंटीरियर पिट्यूटरी भी है। जबकि पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया मतलब जो बिटवीन, मतलब जो दो पिट्यूटरी मेन है उसके बीच में आया है, डिस्टालिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में, इस हिस्से को कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। न्यूरो हाइपोफिसिस की बात करें तो उसका दूसरा नाम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है, और उसी के साथ साथ पार्स ट्यूबरालिस, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है पीछे की तरफ से पूरा पाइप जैसा होगा, पर आगे उसने पोस्टीरियर लोब की वजह से वो ढक गया है, ट्यूब जैसा है, इसलिए ट्यूबरालिस वर्ड आया। अब मैं आपको बताने वाला था शेला टर्शिका। शेला टर्शिका इस खड्डे को कहते हैं, देखो आपको दिखाया ही है, ये बोन के अंदर जो ये खड्डा है उसी खड्डे को कहते हैं सेला टर्शिका। एक्चुअल में ये खड्डा किस बोन का है? तो स्फिनोइड बोन का। स्कल के अंदर बहुत से बोन्स होते हैं, हम पढ़ेंगे फेस कैसे बनता है, स्कल कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर है, जैसे फ्रंटल बोन है, पैराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, जाइगोमेटिक बोन है, इथमोइडल है, स्फिनोइडल है। वैसे स्फिनोइडल नाम का जो बोन है जिससे क्रेनियम बनता है, उसमें खड्डा है ये, और ये जो खड्डा है उसे बोन कैविटी कहते हैं, और उसी में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, वो उसका लोकेशन हुआ।
पिट्यूटरी ग्लैंड्स कौन कौन से हॉर्मोन्स बनाती हैं? तो ग्रोथ हार्मोन, देखो ग्रोथ का जी लिया, हार्मोन का एच लिया, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया है इन लेटर्स को। प्रोलैक्टिन, पी आर और एल ले लिया स्पेलिंग से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, टी एस एच शॉर्ट फॉर्म। एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। इन सब में मैंने हाइलाइट्स किए हैं कि जिससे आपको पता चले जो लेटर्स को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में यूज किया वो कहाँ से आए। ये एक एक करके पढ़ने हैं अभी हमें कि ये इनका क्या फंक्शन है, कैसे इनका नाम क्यों ऐसा रखा, ये सब कुछ। तो ये है हॉर्मोन्स ऑफ पार्स डिस्टालिस। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो डिस्टालिस नाम का पार्ट था वो ये हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। सबके अलग अलग हार्मोन है, हर एक पार्ट्स के अलग अलग हार्मोन है और वो हमें अलग अलग स्टडी करने हैं। और यहाँ एक चीज क्लियर दिखाई है, यहाँ पर भी एक कार्टून इमेज है जो आपको दिखा रही है कि इन न्यूरॉन्स ने केमिकल को बनाया है और उस केमिकल को ब्लड के अंदर छोड़ दिया। फिर वो ब्लड घूमता घूमता आया एंटीरियर पिट्यूटरी तक और सिग्नल एंटीरियर पिट्यूटरी को मिले। उसके बाद ये सारे हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ने रिलीज किए, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरॉन्स के हॉर्मोन्स ब्लड के जरिए मिलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब हम बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया। ये जो पार्ट था वो कौन सा हार्मोन बनाता है? कहते हैं कि ह्यूमन के अंदर पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टालिस से ऑलमोस्ट फ्यूज हो जाता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और इनसे एक हार्मोन बनता है मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी का है। पिट्यूटरी इस हार्मोन को ब्लड में रिलीज करती है और ये पूरी बॉडी के स्किन सेल में जाता है और स्किन सेल में मेलेनोसाइट्स नाम के सेल हो गए। साइट मतलब सेल्स। ये सेल का काम है मेलेनिन बनाना। मेलेनिन हमारी स्किन को कलर देता है। स्टिम्युलेट करना मतलब कि मेलेनिन बनाने के लिए उनको प्रमोट करना, मैसेज देना, सिग्नल देना। मेलेनिन जितना ज्यादा उतना इंसान ब्लैक दिखेगा, जितना मेलेनिन कम उतना इंसान गोरा दिखेगा। इस मेलेनिन का काम क्या है? सनलाइट से आने वाले यूवी रे से प्रोटेक्शन। यूवी लाइट से प्रोटेक्शन देने का काम इस मेलेनिन का है। क्योंकि जो काले लोग हैं वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां सनलाइट ज्यादा है और यूवी लाइट भी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा यूवी तो ज्यादा प्रोटेक्शन, इसलिए बॉडी ज्यादा मेलेनिन बनाती है। और उनके जेनेटिक्स भी वैसे होते पहले से, क्योंकि उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर सालों से वहां रहते हैं। जो गोरे लोग हैं वो उस एरिया में रहते हैं जहां यूवी लाइट्स उतनी है नहीं, यूवी बहुत कम अमाउंट में आती है। तो यूवी का अमाउंट डाउन होने की वजह से वहां उतने मेलेनिन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वहां ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए वो लोग गोरे होते हैं। तो मेलेनिन कितना बनेगा उसका कंट्रोल मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के पास है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर्म करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास दो और हार्मोन होते हैं जो किसी और के है पर वो स्टोर करके बैठती है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको याद होगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? जैसे पोस्टीरियर या तो पार्स नर्वोजा कहा था, यहाँ इस इमेज को इन्होंने पलट दिया, उल्टा कर दिया, मतलब पीछे से इमेज को दिखाया है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऐसे दिखाई है कि देखो ये न्यूरॉन है, वो अपने एक्सॉन को सीधा भेज रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक, और इसीलिए उसका नाम पार्स नर्वोजा है, क्योंकि नर्व्स से वर्ड नर्वोजा आया, वैसे न्यूरल सिस्टम से वर्ड नर्वोजा आया। नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, मतलब न्यूरल सिस्टम।
तो क्योंकि न्यूरॉन्स डायरेक्टली पहुंच जाते हैं लंबे एक्सोन के जरिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक और सीधे अपने हॉर्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डाल देते हैं, इसलिए इसका नाम पार्स नर्वोजा है। और इसी रीजन से उसे न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहा था हमने, ये भी आपको याद होगा, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा था या पार्स नर्वोजा। अब ये जो पार्ट है वो ये रहा, अभी थोड़ा राइट लेफ्ट चेंज हो गया है क्योंकि हम अलग डायरेक्शन से या एंगल से फिगर को देख रहे हैं, इस रीजन से। आप ऐसा समझ लो हम पीछे से देख रहे हैं। इसके मेन दो हार्मोन है, पर ये उसके खुद के नहीं, ये उधार लिए हुए हैं। हाइपोथैलेमस ये हार्मोन बनाती है एक्चुअल में, और वो हार्मोन बनने के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर किए जाते हैं। कौन कौन से हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाती है? ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। उसे कहाँ से लाया जाता है? तो देखो ये लेके आए, बनाए यहाँ गए, इसने बनाए, इन्होंने बनाए, ये न्यूरॉन्स ने बनाए, इनके एक्सॉन से, ये एक्सॉन्स ऐसे करके लेके आएंगे और उसे पहुंचा देंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक। पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसे स्टोर करके रखेगी और जब रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से उसे रिलीज किया जाएगा। इसलिए खास याद रखना है, ये दोनों हार्मोन्स भले लिखे हो कि ये हाइपोथैलेमस सॉरी पिट्यूटरी के हार्मोन्स है, पर एक्चुअल में है हाइपोथैलेमस के। उसे पिट्यूटरी सिर्फ स्टोर करती है। इनका फंक्शन भी हम देखेंगे एक एक करके। अब फंक्शन शुरू हुआ। ये सारा हमने जान लिया कि पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट कौन कौन से हार्मोन को बनाता है। अब हम ये जान रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हर एक हार्मोन का फंक्शन क्या है। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन देखते हैं। फिगर में आपको बहुत क्लियर कट दिखाया है। अगर आपके बचपने से ग्रोथ हार्मोन का लेवल ओवर सिक्रिट हो जाए, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ज्यादा ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लगे बचपन से पहले से ही, तो बॉडी का ग्रोथ एबनॉर्मल होगा और जाइजेंटिज्म होगा, राक्षस जैसा कदावर, मतलब बहुत बड़ा बॉडी बनेगा। पर ये ग्रोथ शुरुआत से होना चाहिए ज्यादा। और अगर ठीक उसी तरीके से जीएच का लेवल अगर बहुत ही कम है पहले से, तो स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाएगा और इंसान ड्वार्फ होगा। ड्वार्फ मतलब छोटा, उसी से वर्ड आया पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हुआ। पिट्यूटरी के लो जीएच लेवल की वजह से हुआ। तो ड्वार्फिज्म में जीएच कम हो जाता है, जाइजेंटिज्म में बढ़ जाता है। पर अगर खली को कौन सा डिजीज है? एक्रोमेगाली। सेम जीएच का लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है, जीएच का लेवल इंक्रीज हो गया है, पर कब? तो कहते हैं एडल्टहुड में आने के बाद। तो अगर जीएच का लेवल पहले से नहीं, बट एडल्टहुड में या मिडल एज में बढ़ जाता है, एक्सेस सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा ही अमाउंट पर एडल्टहुड में, तब इंसान को एक्रोमेगाली नाम का डिजीज होता है। ऐसे कहते हैं कि एक्रोमेगाली से कई किस्सों में सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और खतरनाक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और प्री मैच्योर डेथ हो सकती है, छोटी उम्र में डेथ हो जाना। कहते हैं कि इस डिजीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हो सकता है कि ये काफी सालों के लिए अनडिटेक्टेड रहे। पर जब इंसान में ज्यादा जीएच की वजह से एक्सटर्नल फीचर्स दिखने लग जाए, क्या दिखेगा आपको? तो इसमें मेन ये दिखेगा, देखो इसका प्रोमिनेंट फोरहेड होगा। इस इंसान में ये फीचर्स आपकी बुक में नहीं है, फोरहेड काफी प्रोमिनेंट है। इसे आर्थराइटिस होगा, बोन प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स में पेन होना। इसका नोज लार्ज होगा, हैंड बहुत बड़े होंगे, फीट बहुत बड़े होंगे, लार्ज टंग होगी, और जो बाहर निकला हुआ होगा, बाहर की तरफ आया हुआ, प्रोट्रूडिंग कहते हैं उसे, प्रोग्नेथिज्म भी कहते हैं। और बड़ी टंग का होना उसे मैक्रोग्लोसिया भी कहते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, ग्लोसिया वर्ड आया है रिलेटेड विद टंग है, ग्लोसस से आया वर्ड है, मतलब जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड विद टंग। तो एक्रोमेगाली अलग है, एकदम स्टार्टिंग से ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा नहीं है,
एक उम्र बढ़ने के बाद ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो एक्रोमेगाली होगा। शुरुआत से अगर ज्यादा है ग्रोथ हार्मोन तो जाइजेंटिज्म होगा। दोनों डिफरेंट है। जीएच हमने कंप्लीट कर लिया। जीएच के बाद है ये 3 हार्मोन, इनका क्या काम है? सबसे पहला है प्रोलेक्टिन। ये जो वर्ड है प्रोलेक्टिन, उसमें प्रो अलग कर दो, लेक्टिन अलग कर दो। ये लेक्टिन वर्ड एक्चुअल में आया है लेक्टोज से। लेक्टोज नाम की शुगर होती है कहाँ? मिल्क में। क्योंकि ये हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होता है और फिर मेमरी ग्लैंड उसमें पहुंचता है। फीमेल में ब्रेस्ट होते हैं, जैसे मेमरी ग्लैंड्स कहा जाता है। जब वो बेबी को बर्थ देती हैं तो आफ्टर द बर्थ ऑफ ह्यूमन बेबी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे केयर करने के लिए मदर शुरुआत के कुछ वक्त के लिए उसे मिल्क पिलाती है। तो जब मदर बेबी को बर्थ नहीं देती उससे पहले तो कभी मेमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता। तो उसे बताता कौन है कि अब बनाना है, मिल्क तुम्हें प्रोड्यूस करना है, क्योंकि अब तुम्हारे बेबी का बर्थ हो गया है, उसे 6-8 महीने तक मिल्क पिलाने की जरूरत पड़ेगी, जब तक उसका डाइजेस्टिव सिस्टम आउटर वर्ल्ड का खाना खाने के लिए कैपेबल ना हो जाए। डाइजेस्ट करने के लिए मतलब अभी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, उसे बाहर फूड नहीं खिला सकते, जो भी फूड हम खाते हैं वो नहीं दे सकते, वो मदर का मिल्क ही पी सकता है। इसके लिए प्रोलेक्टिन निकलता है। प्रोलेक्टिन निकलेगा पिट्यूटरी से और मेमरी ग्लैंड को मिल्क बनाने के मैसेज देगा। ठीक उसी तरीके से थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा और क्या कहेगा, तुमने जो कुछ भी बनाया है, जो हार्मोन्स बनाया है उसे रिलीज कर दो। ये हार्मोन जैसे थायराइड के पास पहुंचेगा तो थायराइड ने मेनली ये T3 और T4 नाम के हार्मोन्स बनाए होते हैं, उसे वो रिलीज कर देता है क्योंकि उसको कहा। तो TSH थायराइड को कहता है। TSH का मीनिंग क्या है? TSH का मीनिंग है कि पिट्यूटरी से निकला ये हार्मोन थायराइड को कहता है कि तुमने बनाए हुए हार्मोन्स को छोड़ दो, और वो थायराइड को अपने हार्मोन्स बनाने के लिए स्टिम्युलेट भी करता है। वो थायराइड को हार्मोन्स बनाने के लिए मैसेज भी देता है कि तुम बनाना शुरू करो अपने हार्मोन्स, और फिर कहता है कि उसे रिलीज कर दो। तो थायराइड के हार्मोन्स थायराइड तभी बनाएगा और रिलीज करेगा जब TSH आएगा उसके पास। पिट्यूटरी से ACTH निकलता है, एड्रीनोकोर्टिको। एड्रीनो वर्ड आया है एड्रिनल ग्लैंड से। सी मतलब कोर्टिको, कोर्टिको वर्ड आया कोर्टेक्स से। ये जो येलो कलर का आपको पोर्शन हाईलाइटेड दिख रहा है ये कॉर्टेक्स है एड्रिनल ग्लैंड का। एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिम्युलेट करते हैं। ट्रॉफिक मतलब स्टिम्युलेट करना। एसीटीएच पिट्यूटरी से निकल के एड्रिनल ग्लैंड को कहता है कि तुमने जो हार्मोन्स बनाए हैं उसे रिलीज कर दो, और नहीं बनाए तो बनाना शुरू करो। कौन से हार्मोन होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के पास? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और एक्चुअल में ये स्टीरॉयड हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब फैट का बना हार्मोन। और जैसे ये मैसेज मिलेगा तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रिलीज कर देगा, क्योंकि उसे कहा गया। तो एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को हार्मोन्स बनाने के मैसेज देती हैं और बनाने के बाद उसे रिलीज करने के मैसेज देती है। एसीटीएच का मीनिंग ही यही है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स बनाने लग जाते हैं और बनाने के बाद रिलीज करने लग जाते हैं। सर ये ACTH का फुल फॉर्म क्या है? एसीटीएच का फुल फॉर्म है एड्रीनो मीन्स रिलेटेड विथ एड्रिनल, कोर्टिको मतलब कॉर्टेक्स, ट्रॉफिक मतलब स्टिम्युलेट करना और हार्मोन। एड्रीनो कोर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन मतलब एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन, उत्तेजित करने वाला, ओके। स्टिम्युलेट करने वाला। इसी की वजह से एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स अपने हार्मोन बनाना शुरू करता है और बनाने के बाद उसे रिलीज करता है। अब लास्ट जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स थे वो आए गोनेडोट्रोफिन। अब देखो ये जो वर्ड है गोनेडो, वो गोनाड से आया। गोनाड का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो आप जानते हैं। उसमें टेस्टिस होते हैं मेल की बात करें तो, और फीमेल में बात करें तो ओवरी। तो गोनाड मतलब टेस्टिस और दूसरा मीनिंग क्या होगा उसकी? ओवेरी।
तो गोनाड मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ट्रोफिन मतलब स्टिम्युलेट करने वाला। ये हार्मोन टेस्टिस और ओवरी को स्पर्म एंड ओवम बनाने के लिए स्टिम्युलेट करते हैं, इसलिए इसका नाम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, गोनाड्स को स्टिम्युलेट करने वाला। एक्चुअल में उसमें दो हार्मोन्स इंक्लूडेड है, एलएच और एफएसएच। ये दोनों हार्मोन्स को कंबाइन वे में हम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स कहते हैं। ये दोनों एक ही ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। अब इसका नाम क्यों गोनेडोट्रोफिन्स है, इसका रीजन आपको पता चल गया। गोनाडल एक्टिविटी मतलब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को स्टिम्युलेट करते हैं। पहले मेल में देखते हैं, मेल में ये दोनों हार्मोन करते क्या है। मेल के अंदर एलएच का काम है टेस्टिस को क्या सिग्नल देना, एंड्रोजन बनाने के। ये एंड्रोजन और कुछ नहीं है, मेल हार्मोन का नाम क्या होता है, टेस्टिस से आया टेस्टो और फैट से आया स्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो बनाने के मैसेज देना। तो वो टेस्टिस को बताता है कि तुम्हें क्या बनाना है, टेस्टोस्टेरॉन, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन एलएच की वजह से बनाता है टेस्टिस। और एफएसएच जो है, अब टेस्टोस्टेरोन बन चुका है जिसे एंड्रोजन भी कहते हैं। तो मेल हार्मोन को क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन को ही एंड्रोजन कहते हैं। उसे एंड्रोजन कहते हैं। वो और एफएसएच दोनों मिलके, एफएसएच और एंड्रोजन दोनों मिलके स्पर्म बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि एफएसएच का काम मेनली स्पर्म प्रोडक्शन को इंड्यूस करना है और एलएच का मेन काम एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन बनाना है, जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये हमने फंक्शन देख लिए कि मेल के अंदर एलएच और एफएसएच क्या करता है। एलएच का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और एफएसएच का फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, जो हमने सबसे पहले की स्लाइड देखी थी पिट्यूटरी के सारे हार्मोन की, उसमें है आगे। अब आता है कि फीमेल में ये हार्मोन्स क्या करते हैं। मेल और फीमेल में फंक्शन अलग है इनके। अब फीमेल के अंदर एलएच ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन मतलब क्या, तो कहते हैं कि ओवम बनने के बाद ओवम को ओवरी से रिलीज करने की प्रोसेस। ओव्यूलेशन मतलब और कुछ नहीं, ओवेरी से जो ओवम निकलने की प्रोसेस है उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ये तब हो सकता है कि जब ओवम जिस फोलिकल्स में बंद है वो खुल जाए। अब समझ लो कि ओवम जो होता है ना, वो फोलिकल्स के अंदर बंद होता है। जैसे ये है सपोज ओवम, तो ये ओवम अकेला ऐसा नहीं होगा, इस ओवम के आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे 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 सेल्स होंगे इस तरीके के। ओवम इस तरीके के छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स से कवर्ड होता है और उनके बहुत सारे लेयर ओवम को कवर करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ग्राफियन फोलिकल्स कहते हैं। इसे हम कहते हैं ग्राफियन फोलिकल्स। अब होता ये है कि जब ओवम निकल जाता है बाहर, तो ये जो उसको कवर करने वाली रेड रेड ग्राफियन मैंने सेल्स बनाए हैं वो बाहर रह जाते हैं ऐसे। तो ओवम निकल गया बाहर, ओव्यूलेशन प्रोसेस हुई तो ओवम को छोड़ दिया गया और उसको कवर करने वाले जो ये सेल्स थे वो अब रह गए। ये ओवम तो बाहर निकल आया है अब, और ये जो ओवम को कवर करने वाला बच गया स्ट्रक्चर, उसे आप कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। एलएच उसे मेंटेन भी करता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 12th साइंस के अंदर। फिलहाल आप ऐसा समझ सकते हैं कि ओवम ओवरी से निकलता है तो ओव्यूलेशन है मेच्योर होने के बाद, और ओवम के आसपास बहुत से सेल्स ने उसे कवर कर रखा है, उसे हम ग्राफियन सेल्स कहते हैं। और ओवम और ग्राफियन सेल्स का मिला जुला स्ट्रक्चर ग्राफियन फोलिकल है। जब ओव्यूलेशन होता है तो ये पूरे स्ट्रक्चर में से ओवम अलग हो जाता है और बाहर निकल जाता है, और बचा हिस्सा वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो ओवम में से
ओवरी में से ओवम निकालने का प्रोसेस एलएच करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, तो उसे मेंटेन रखने का काम भी एलएच करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाता है और कॉर्पस ल्यूटियम तभी मेंटेन होता है जब प्रेगनेंसी रह जाए। ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे 12 साइंस के अंदर। और इसके बाद एफएसएच, ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ। ये ओवेरियन फॉलिकल्स अपने अंदर क्या लेके बैठी है, ओवम डेवलप करवा रही, ओवम बनने की प्रोसेस चल रही है इनके अंदर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एफएसएच की वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और ओवम बनता है। सिंपली आप ऐसा भी कह सकते हैं। उसी की वजह से ओवम बनाने वाले जो फॉलिकल्स है वो ग्रो होते हैं, मैच्योर होते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाए तो एलएच उसमें से ओवम निकाल देता है। पर ओवम बनने की प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए एफएसएच है। तो ये हो गया फीमेल के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो। अभी भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कुछ फंक्शंस बाकी हैं। कौन से हैं? तो ये जो हमने हॉर्मोन्स छोड़ दिए थे अब उनकी बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स है, उससे बड़ा कोई टॉपिक है नहीं, वही सबसे बड़ा है। ये मैं बता चुका हूँ कि मेलेनोसाइट्स पे अफेक्ट करते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और स्किन किसी की वाइट है किसी की ब्लैक है, उसका रीजन वही है। मेलेनोसाइट्स कितने मेलेनिन को बनाएंगे वो डिपेंड करता है इस पे। अगर एमएसएच का लेवल ज्यादा है तो मेलेनोसाइट ज्यादा मेलेनिन बनाएंगे, और अगर एमएसएच का लेवल लो हो जाए तो मेलेनोसाइट्स लो अमाउंट ऑफ मेलेनिन बनाएंगे, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। बच गया ऑक्सीटोसिन, जो बनाता है हाइपोथैलेमस, पर उसे स्टोर करती है पिट्यूटरी। अब इसको रिलीज कब किया जाएगा? जब ये बेबी कंप्लीटली मैच्योर होगा, तब उसे यूटेरस से बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन निकलेगा। ऑक्सीटोसिन से विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं किसके? यूटेरस का। अब यूटेरस यहां से ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेगा यहां से, इसलिए बेबी नीचे की तरफ पुश होगा। यूटेरस के मसल्स जो होते, स्मूथ मसल्स होते यूटेरस में, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्मूथ मसल्स का कंट्रोल ब्रेन के पास होता है या हॉर्मोन्स के साथ उनका सीधा कोऑर्डिनेशन है। जैसे ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स के पास पहुंचेगा यूटेरस के, तो उसमें एक्सट्रीम विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे, जिससे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेबी को बाहर की तरफ पुश मिलेगा, और इसी की वजह से बेबी की डिलीवरी होती है और हेड बाहर आता है रोटेट होके वजाइना से। तो बेबी की डिलीवरी के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं सिक्रीट हुआ तो बेबी डिलीवर नहीं हो सकता, तो मुश्किल है बेबी का नेचुरली बॉडी से बाहर आना। इवन चाइल्ड बर्थ के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल है ही, पर प्रोलैक्टिन के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों फंक्शन करते हैं मिल्क में, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। बाकी ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन चाइल्ड बर्थ है, क्योंकि यही चाइल्ड को सबसे पहले आउटर वर्ल्ड में लेके आता है, इसलिए कुछ लोग ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि बेबी के बर्थ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हमारा एक हार्मोन रह गया जिसका नाम है एडीएच, और इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन हम पूरा कर देंगे। तो देखिए, वाजोप्रेसिन ये निकलता है कहां से? जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीटोसिन बनाता हाइपोथैलेमस है, पर उसे स्टोर पिट्यूटरी करती है। ठीक उसी तरीके से वाजोप्रेसिन को हाइपोथैलेमस बनाता है और उसे स्टोर किया जाता है पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर उसे रिलीज कर दिया जाता है। ये रिलीज करते हैं तो होता क्या है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में स्टोर होता है, और फिर वहां से पिट्यूटरी से निकल के ब्लड में घूमने लगता है, और ब्लड में घूमते घूमते पहुंचेगा किडनी के पास। वो किडनी को क्या मैसेज देता है? किडनी ने जो यूरिन बनाया है, वो यूरिन को बाहर निकालने से पहले वो कहेगा कि इसमें से पानी है वो ले लो अभी, इसमें से काफी सारे मिनरल्स है उसे ले लो अभी। और अगर आप लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं, तो नेफ्रॉन में डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती है,
जो हम लोग पढ़ेंगे 19 चैप्टर में। वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स में से अभी यूरिन बनने के लिए जो सॉल्यूशन प्रोसेस में है, उसमें से ढेर सारा पानी और मिनरल्स खींचने के लिए ये कहता है। इसकी वजह से ही, इस हार्मोन की ही वजह से हम जो पानी पीते हैं, वो सारा किडनी से बाहर नहीं निकलता। ये हमें वाटर के लॉस से बचाता है। वाटर लॉस को डायूरेसिस कहते हैं। डायूरेसिस मतलब बहुत सारा पानी, वाटर, यूरिन के साथ बह जाना। ये क्या कहता है? ये किडनी को यूरिन से बहुत सारा पानी बहने नहीं देता। ये कहता है कि अभी भी बहुत सारा पानी तुम वेस्ट कर रहे हो, इसे खींच लो। यूरिन को बाहर निकालने के लिए, यूरिया को बाहर निकालने के लिए इतना सारा पानी नहीं चाहिए। अभी तुम वाटर को खींच लो, अभी तुम इलेक्ट्रोलाइट्स को खींच लो, तो वो खींच लेगा किडनी, और इससे डाईयूरेसिस होगा नहीं। तो जो डाईयूरेटिक कंडीशन को रोकता है, मतलब उसका ऑपोजिट, एंटी। डाईयूरिया मतलब बहुत सारा पानी का लॉस, पर ये उससे ऑपोजिट करता है। ये बहुत सारा पानी बहने नहीं देता, एक्चुअल में ये बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब करवा लेता है। डाईयूरिया के स्टेज को रोकता है, इसलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका नाम पड़ गया। कुछ लोगों में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से एडीएच बनता नहीं है, या बनना बंद हो जाता है, या कम बनता है। तो उनकी किडनी वाटर को एब्जॉर्ब करने में नाकाम रहेगी, वो कंजर्व नहीं कर पाएगी, और किडनी को कोई मैसेज नहीं मिलेगा, कोई एडीएच आएगा नहीं, उसे कहेगा नहीं कि अभी भी बहुत सारा पानी तुम फ्लो कर रहे हो, उसे अभी भी अंदर खींच लो, बहुत सारा पानी फ्लो हो रहा है, बहुत सारे तुम मिनरल्स को बाहर वेस्ट करके निकाल देने के लिए जा रहे हो, तो उसे कोई बोलने वाला है नहीं। इसलिए किडनी बहुत सारा पानी यूरिया के साथ फ्लो करवा देगी, और अगर ऐसा होगा तो हमें डिहाइड्रेशन होगा, और हमें कंटिन्यूअसली बहुत सारा पानी पीते रहना पड़ेगा, क्योंकि किडनी बहुत सारा पानी बार बार यूरिन के साथ छोड़ रही है, जबकि उतनी जरूरत ही नहीं है उतना वाटर लॉस करने की उसे। और इस कंडीशन को कहते हैं डायाबिटीज इंसिपेडस। खास याद रखें, इस डायबिटीज का कहीं कोई कोऑर्डिनेशन या कनेक्शन नहीं है शुगर के साथ। जो डायबिटीज हमने सुनी है उसका नाम डायबिटीज मेलिटस या मलाइटस प्रोनाउंसिएशन है, उसका दो तीन प्रोनाउंसिएशन है। ये डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच के डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज है। इसका शुगर के साथ और जिस डायबिटीज को आप सुनते हैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब है एडीएच नहीं बन रहा, तो किडनी बहुत सारा वाटर यूरिन के साथ बार बार लॉस कर रही है, और हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। और यहाँ से स्ट्रक्चर हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड का था और उसका फंक्शन था, उनके हॉर्मोन्स थे, वो सारे पूरे हो गए। अब किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, पीनियल ग्लैंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस सबसे बड़े यही थे। अब जो कुछ भी वो छोटा छोटा है, तो ये सब आप देख लेना अपनी बुक में, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर। चलो, अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हो।